साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः फिर सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी आएं और पुनः जुड़ें। जो आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट 11th क्लास बायोलॉजी का जीव जगत चल रहा था चैप्टर, उसमें फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन, परिचय और जीव की परिभाषा बताई थी। आज हम बात करेंगे उसी जीव या सजीव के कैरेक्टर यानी लक्षण के बारे में। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि लक्षणों का सजीव और निर्जीव का वीडियो पूर्व में अपलोड हो चुका है। तो साथियों आज एक बेहतरीन कंटेंट और कंसेप्ट के साथ जानेंगे सजीव और निर्जीव में अंतर और उनके लक्षण, वो भी लक्षणों में सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण। सबसे पहले मैं पुनः शुरुआत करना चाहूंगा साथियों, कहां से? सजीव से। कहां? सजीव से। वैसे परिभाषाएं मैंने आपको बता दी थी और अच्छी प्रकार से समझाया था। अब हम बात करने वाले हैं सजीव में। तो पृथ्वी पर वे जीव जिनमें जीवन पाया जाता है और महत्वपूर्ण क्रियाएं करते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं लक्षणों की कि मीन्स पृथ्वी पर। कहां साथियों? पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी जीव जिनमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। अब भाई सीधी सी बात है, जीव है तो जीवन पाया जाएगा। जीव मीन्स जीवन पाया जाता है, तो जीव है तो जीवन पाया जाएगा साथियों। अब जब जीवन पाया जाएगा तो उसकी पहचान क्या है कि जीवन पाया जाता है? तो निश्चित रूप से वे सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं करते हैं। ठीक है, जीवन पाया जाता है और वो क्या करते हैं? और सभी, ठीक है, महत्वपूर्ण क्रियाओं को संचालित करते हैं। सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं करते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि क्रियाएं कौन सी करते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि यह जीव है, या यूं कह दूं पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी कारक जो जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। तो यहां पर देखो आ जाएगा जैसे, वो क्रियाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों जैसे श्वसन, या मैं कह दूं पाचन, या मैं कह दूं जनन आदि आदि जो भी है, ये सभी उनके कैरेक्टर्स, लक्षण आदि को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। अब प्रश्न यहां बनता है कि मीन्स सजीवों के प्रमुख लक्षण। तो यहां पर मैं हेडिंग लेता हूं सबसे पहले साथियों, क्या? सजीवों के प्रमुख लक्षण। सजीवों के प्रमुख लक्षण। अब प्रश्न यह बनता है कि वो प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं जो ये परिलक्षित करते हैं कि ये सजीव होते हैं साथियों। तो देखिए, जैसे जो निर्जीव होते हैं वो साथियों भोजन नहीं करते हैं और ना ही उनको किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन सीधी बात पहली ये बन जाती है प्रथम नंबर पे कि जैसे भोजन, तो भोजन पर मैं बात करूंगा तो सभी प्राणी भोजन क्यों लेते हैं? तो भोजन उनकी प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो प्रकृति में जीवधारी है तो उसे भोजन की आवश्यकता, और भोजन से उसे कार्य करने के लिए क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए साथियों सभी जीवधारी क्या करते हैं? भोजन का उपयोग या उपभोग करते हैं, और यह लक्षण केवल सजीवों में पाया जाता है। और सजीव क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, और भोजन से क्या होता है? मीन्स कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा कि कार्य करने के लिए क्या साथियों? ऊर्जा। अब ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? तो जैसे मैं मानव की बात करूं तो मानव क्या करता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होती है जो रासायनिक प्रक्रिया है, और जिससे कार्य करने के लिए क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसी तरह से अगर हम दूसरे पॉइंट पर बात करें, यहां सेकंड नंबर,
तो सीधा रेस्पिरेशन यानी श्वसन। अब श्वसन में हम किसका उपयोग या उपभोग करते हैं, तो हम किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। और ऑक्सीजन क्या है, श्वसन में ऑक्सीजन ली जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है। और ऑक्सीजन कौन लेता है, तो सीधी सी बात है, ये जीवित होने का संकेत है, जीवित होने का संकेत है, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता है, मीन्स ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, तीसरे नंबर पर साथियों चलन की, चलन या फिर गति की। सीधी सी बात है, चलन की या गति की। तो देखिए सभी प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं और उनमें विशिष्ट प्रकार के गमनांग पाए जाते हैं। तो सभी क्या करते हैं, संचलन करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, पेड़ पौधों को छोड़कर। किसको छोड़कर, पेड़ पौधों को छोड़कर के साथियों, पेड़ पौधों को छोड़कर। सीधा स्पष्टीकरण है कि पेड़ पौधों को छोड़कर जो है सभी जीवधारी क्या करते हैं, जीवधारी क्या करते हैं, गमन करते हैं, गमन करते हैं। अब गमन क्यों करते हैं, तो किसी न किसी हेतु से, किसी न किसी कारण से, भोजन की तलाश में या अन्य किसी प्रकार की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर साथियों क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ये सारे के सारे जहां तक हम बात करें लक्षण हैं, लेकिन अगर हम श्वसन की बात करें तो श्वसन एक विशिष्ट लक्षण कहा जा सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि निर्जीव वस्तुएं क्या है, श्वसन नहीं करती हैं। अब बात आती है किसकी, चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर बात आती है साथियों वृद्धि की। बिल्कुल, वृद्धि यानी ग्रोथ की बात करते हैं। तो देखिए वृद्धि मीन्स क्या होता है, शारीरिक वृद्धि होती है। और शारीरिक वृद्धि नहीं कह सकते हैं, उसके अलावा उम्र के साथ साथ शारीरिक मानसिक वृद्धि और उसके साथ विकास जुड़ा होता है। तो वृद्धि जो है कह सकते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान देना है सभी जीवधारी वृद्धि करते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं शारीरिक वृद्धि के साथ साथ जैसे ही उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ साथ शारीरिक प्लस मानसिक विकास होता है। तो यहां लिखेंगे कि सभी जीवधारी साथियों क्या, शारीरिक वृद्धि, क्या शारीरिक वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं साथियों, शारीरिक वृद्धि करते हैं। लेकिन होता क्या है, उम्र जैसे बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या परिवर्तन होगा, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे शारीरिक वृद्धि होती है वैसे ही हम कह सकते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ साथियों शारीरिक प्लस क्या होता है, मानसिक विकास भी होता है, मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है साथियों। तो ये प्रमुख रूप से हम बात कर सकते हैं कि ये सामान्य लक्षण है। क्यों सामान्य लक्षण है साथियों, यहां पर ध्यान देंगे, मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था पार्ट फर्स्ट में कि लक्षण और विशिष्ट लक्षण। तो देखिए जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, क्या निर्जीव वस्तुएं वृद्धि नहीं करती, तो निर्जीव वस्तुओं में रेत के टीले हैं, पहाड़ हैं इत्यादि वृद्धि करते हैं। उसी प्रकार से समस्त जीवधारी वृद्धि करते हैं। इसलिए ये विशेष ध्यान रखना है सभी को कि ये जो वृद्धि का टॉपिक है या वृद्धि लक्षण है, ये क्या है, एक सामान्य लक्षण है। क्या है, सामान्य लक्षण है। अगले क्रम में, पांचवें क्रम में अगर मैं बात करूं प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, तो प्लीज सभी ध्यान देंगे कि अगर हम प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन है क्या, तो सभी प्रकृति में पाए जाने वाले जीवधारी अपनी समान नई संततियों को उत्पन्न करते हैं और इस प्रकृति में अपने जीवन अस्तित्व को बनाए रखते हैं, क्योंकि जिससे संतान नहीं उत्पन्न होगी उसका जीवन अस्तित्व निश्चित रूप से उस पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी में
समाप्त हो जाएगा। तो सभी प्राणी क्या करते हैं, जनन करते हैं और अपने समान नई संततियों को उत्पन्न करते हैं। यह जनन का मुख्य उद्देश्य होता है जिससे इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर उनका अस्तित्व बना रहे या उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ना कोई हो। तो इसलिए जनन करते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं साथियों, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में नर मादा युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात ये एकलिंगी प्राणियों में होता है, जबकि अलैंगिक जनन किसी एक जीवधारी के द्वारा ही संपन्न किया जाता है और नई संतति को उत्पन्न किया जाता है। जैसे हाइड्रा में मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन या अन्य प्रकार की क्रियाएं जो भी हैं वो अलैंगिक जनन का उदाहरण होती हैं, जबकि लैंगिक जनन में जैसे मानव जनन लैंगिक जनन का एग्जाम्पल होता है और सभी अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और अपने अस्तित्व को प्रकृति में बनाए रखते हैं। और जनन कितने प्रकार का है साथियों, तो दो प्रकार का है, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, लक्षण कैसा है तो इस पर हम बात करते हैं। तो ये भाई सामान्य लक्षण है, ध्यान देंगे सभी लोग, सामान्य लक्षण है, सामान्य लक्षण है। क्यों सामान्य लक्षण है? जैसे मैंने वृद्धि को बताया कि सामान्य लक्षण है, वृद्धि भी सामान्य लक्षण है, प्रजनन भी सामान्य लक्षण है। क्यों? क्योंकि सभी प्राणी प्रजनन करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर यहीं पर बात की जाए तो खच्चर है तो जीवधारी, जीवन यापन करता है, सभी जैविक क्रियाएं करता है, लेकिन खच्चर कभी प्रजनन नहीं कर सकता है, संतति उत्पन्न नहीं कर सकता है। या दूसरा उदाहरण, जैसे आप मधुमक्खी जानते होंगे, एपिसेंडिका, उसमें राजा है, रानी है, श्रमिक है, सैनिक है, एक ही कॉलोनी में है। रानी जनन कर सकती है, राजा जनन कर सकता है, मींस समायोजन संगम होता है। लेकिन कभी भी श्रमिक या सैनिक की हम बात करें तो श्रमिक जो होता है, कामगार जो होता है, कभी भी जनन नहीं कर सकता है। इसलिए साथियों ये क्या है, सामान्य लक्षण है। ये ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या, खच्चर, खच्चर प्लस उसके अलावा कामगार, कामगार, मधुमक्खी, ये जनन नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है साथियों, सामान्य लक्षण है। उसके बाद अगर बात करते हैं छठे नंबर पे, उत्सर्जन, उत्सर्जन, बिल्कुल उत्सर्जन का तात्पर्य क्या होता है, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। यानी इस जीवधारी के शरीर में जो साथियों अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या उत्पन्न होते हैं, उनको त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। जैसे मानव शरीर की हम बात करें तो 4 उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। सबसे पहला जिसके बारे में विशेषतः अध्ययन किया जाता है यानी वृक्क, किडनीज। किसकी बात करते हैं, पहला वृक्क यानी किडनीज, जिसके द्वारा मूत्र त्याग की क्रिया की जाती है, यूरिया को त्यागा जाता है। यूरिया एक अपशिष्ट पदार्थ है। उसके अलावा दूसरा आंत, आंत अपशिष्ट पदार्थ का त्याग करते हैं। पाचन के बाद जल अवशोषण बड़ी आंत में होता है, मल का त्याग किया जाता है। तीसरा हम बात करते हैं त्वचा, त्वचा से स्वेद का, स्वेद माने पसीना का त्याग किया जाता है। उसके अलावा चौथा हमारे लंग्स या फिर फेफड़े, इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो अपशिष्ट गैस है उसका त्याग किया जाता है। तो साथियों निश्चित रूप से यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्सर्जन की प्रक्रिया निर्जीव पदार्थ नहीं करते हैं जबकि सजीव पदार्थ करते हैं। तो ये एक प्रकार से विशिष्ट लक्षण माना जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें किस नंबर पे, यानी 7वें नंबर पे, तो 7वें नंबर पे साथियों जब हम बात करते हैं तो 7वें नंबर पे हमें मिलता है कोशिका। क्या मिलता है, कोशिका। कोशिका की अगर बात करें तो बिल्कुल कोशिका सीधा मैं लिख देता हूं, यह किसी भी जीवधारी का विशिष्ट लक्षण है। क्या है साथियों, विशिष्ट लक्षण है। क्यों विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि सबसे पहले बात आती है कि किसी भी जीवधारी का शरीर कोशिका से बना होता है और कोशिका किसी भी जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई होती है। अब जब संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई होती है तो यहां पर हम विषय चर्चा करने वाले हैं विशिष्ट लक्षण पर कि देखें भाई, कोशिका है, कोशिका में क्या है, केंद्रक है,
केंद्रक के अंदर केंद्रिका, यहां केंद्रक द्रव्य है और ये केंद्रक झिल्ली है और यहां पर क्या है, कोशिका द्रव्य है। अब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को जब इक्वल करते हैं और दोनों की बात करते हैं तो जीव द्रव्य बन जाता है। और जीव द्रव्य जीवन का क्या होता है साथियों, भौतिक आधार होता है। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है और जिस कोशिका में जीव द्रव्य नहीं होगा वो कोशिका क्या होगी, डेड होगी। तो इस तरह से ये विशिष्ट लक्षण है कि जीवधारियों में कोशिकाओं की उपस्थिति, उसके जीवित होने का प्रमाण और कोशिका के जीवित होने का प्रमाण जीव द्रव्य होता है। तो इसलिए कोशिकाएं मिलकर के शरीर का निर्माण करती हैं। आपको पता होगा कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से जीव का निर्माण होता है, क्योंकि कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती हैं और विभाजन उनका एक गुण होता है। तो इस तरह से ये विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत कोशिकाएं आती हैं। फिर प्रश्न बनता है आगे क्या कि मीन्स अगर हम यहीं पर, जैसे यहां हमने भोजन की बात की थी तो यहां पर मैं बात कर देता हूं उसी का पुनः उपापचय। उपापचय यानी सीधी सी बात है मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन साथियों विशिष्ट लक्षण है। क्या है ये, विशिष्ट लक्षण है जीवधारियों का। क्या है साथियों, विशिष्ट लक्षण है। अब आप कहेंगे विशिष्ट लक्षण कैसे, तो देखो मेटाबॉलिक क्रियाएं दो तरह की होती हैं। एक कौन सी होगी आपकी, तो अपचयी क्रिया। कौन सी होगी, अपचयी, ध्यान देना, अपचयी क्रिया, बिल्कुल सही। दूसरी क्या होगी, उपचयी क्रिया। अब ये दो तरह की क्रियाएं होती हैं, तो इसमें एक कौन सा है, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक क्रियाएं हैं। सीधी सी बात है, अपचयी क्रिया कैटाबॉलिक में अगर बात करते हैं तो यहां पर माना कि कोई चीज है, मान लो उपापचयी क्रिया हो रही है और यहां पर मैं मान लूं कि ये कोई एक पदार्थ है या कार्बनिक पदार्थ है, तो इसमें इसका विघटन होगा, विखंडन होगा, जबकि अगले वाले में क्या होगा साथियों, उस विघटित पदार्थ का क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। कैटाबॉलिक में विघटन, टूटना, विखंडन, और यहां पर क्या होगा, यानी संयोजन। बस इतना अंतर है और यह केवल विशिष्ट रूप से जीवधारियों में होता है, निर्जीव में नहीं होता। इसलिए इसको साथियों विशिष्ट लक्षण कहा जाता है, किसको, उपापचयी क्रिया को। उसके बाद अगली बात आती है किसकी, संवेदनशीलता की। क्या, संवेदनशीलता की। संवेदनशीलता पर ध्यान दें, कल मैंने चर्चा कर दी है कि जीव किसे कहते हैं, तो मैंने कहा था स्वप्रतिकृति। कल के वीडियो में पार्ट फर्स्ट में प्रतिकृति विकासशील स्वनियमनकारी पारस्परिक तंत्र होते हैं जो बाह्य उद्दीपनों के प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। बाह्य उद्दीपन क्या है, तो संवेदनशीलता मीन्स विशिष्ट लक्षण है। कैसा लक्षण है साथियों, विशिष्ट लक्षण है दोस्तों। कैसा है, विशिष्ट लक्षण है। क्यों विशिष्ट लक्षण है साथियों, इसलिए विशिष्ट लक्षण है कि किसी निर्जीव वस्तु को अगर आप, मान लिया जाए मार्कर है, मार्कर को तोड़ दो, फेंक दो, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन किसी जीवधारी को अगर किसी प्रकार का आघात होता है या पर्यावरणीय होने वाली घटनाओं या होने वाले परिवर्तनों का वो अनुभव करता है या सुख दुख का अनुभव करता है, इसलिए विशिष्ट लक्षण है जो केवल पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह विशेष ध्यान देने की बात है दोस्तों। तो संवेदनशीलता एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो इस तरह से सजीवों के कुछ होने वाले क्या थे साथियों, प्रमुख लक्षण थे। अब मैं आगे बात करने वाला हूं कि अगर इसी बात को हम समझने का प्रयास करें, आप जब पढ़ें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं ऊपर साफ करने वाला हूं। क्योंकि अब बात करने वाले हैं निर्जीव के बारे में और उसके अलावा जीवों में जैव विविधता के बारे में। तो साथियों इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट और कंटेंट बहुत छोटे क्रम में आपको समझाया गया है। अब आगे बात करेंगे हम किसकी, आगे हम बात करने वाले हैं निर्जीवों की कि निर्जीव क्या होते हैं। तो साथियों सीधा सा उत्तर है कि ऐसे लक्षण जो सजीवों में
तो देखे जाते हैं, लेकिन निर्जीवों में क्या होते हैं साथियों, प्रदर्शित नहीं होते हैं। और जब निर्जीवों में प्रदर्शित नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से वो सजीवों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। और जब सजीवों से भिन्न होते हैं तो सजीवों से भिन्न होने पर उनके बारे में हमारा क्या कहना होगा। तो जैसे मैंने संवेदनशीलता कहा या अन्य बातें की, तो उस प्रकार के लक्षण भिन्नात्मक होते हैं। तो आओ बात करते हैं निर्जीव। किसकी बात करते हैं साथियों, निर्जीव। निर्जीव नी माने नहीं, जीवन, जिनमें जीवन नहीं है वही तो निर्जीव हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है या जैविक क्रियाएं नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे, मीन्स जिनमें जीवन अस्तित्व नहीं होता। पहला प्रमाण नहीं होता है। उसके अलावा साथियों कह सकते हैं कि ये किसी भी प्रकार की जैविक क्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते। बस एक अपवाद मैंने बताया है, क्या, वृद्धि की। वृद्धि तो टीले भी कर लेते हैं, पर्वत भी कर लेते हैं क्रिस्टलीकरण के द्वारा। इस तरह से मीन्स ये अन्य जैविक क्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करते, इनमें जीवन नहीं पाया जाता। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर हम निर्जीवों की बात करते हैं तो निर्जीव होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए भाई, ये दो प्रकार के आप कहोगे दो प्रकार के कौन से होते हैं। हाँ जी, दो प्रकार के साथियों पाए जाते हैं। पहला, एक तो होते हैं प्राकृतिक निर्जीव। अब प्राकृतिक निर्जीव में वो कौन से निर्जीव हैं, तो सीधा जैसे पहाड़, बिल्कुल स्पष्ट है, जल या सूर्य या वायु आदि, या मैं सीधे सीधे शब्दों में कह दूं कि आकाश, अर्थात यूं कह दिया जाए कि अर्थात हमारे पर्यावरण के अजैविक घटक। मीन्स पर्यावरण दो चीजों से मिलकर के बना है साथियों, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में जीवधारी आते हैं, अजैविक घटक में निर्जीव आते हैं। तो ये क्या है, यानी पर्यावरण का निर्माण करते हैं, उसके संगठक हैं, घटक हैं। तो पर्यावरण के क्या है साथियों, अजैविक घटक भी हैं, अजैविक घटक भी है जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं और प्राकृतिक निर्जीव हैं। इनको मानव नहीं बना सकता है, मानव द्वारा निर्मित नहीं किए जा सकते हैं। इनका निर्माण बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा, गॉड गिफ्टेड यानी ईश्वर के द्वारा किया जाता है। दूसरे कृत्रिम, तो कृत्रिम शब्द लगते ही हमें पता चल जाता है कि मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा क्या किए जाते हैं, इनका निर्माण किया जाता है। जैसे बिल्कुल कुछ भी लिख दो, मेज लिख दो, पेन लिख दो, कुर्सी लिख दो, जो मर्जी आए वो लिख दो, ठीक है, या जिस बोर्ड में पढ़ा रहा हूं उसको लिख दो। ये सब साथियों क्या है, मीन्स मानव द्वारा निर्मित निर्जीव हैं या मानव द्वारा निर्मित सामग्री है, जो जिस प्रकार की है उसी प्रकार की पाई जाती है, उनमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1। जीव जगत में बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है, लेकिन इस टॉपिक का नाम है जीवों में जैव विविधता। विविधता माने साथियों क्या होता है, विभिन्नता। अर्थात मैं सीधा सीधा शब्दों में कह दूं कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही जैव विविधता कहा जाता है। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, जीवों में पाई जाने वाली क्या, विभिन्नता क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता साथियों, अगर हम बात करें जैव विविधता की, तो जैव विविधता शब्द किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने
1885 में। ध्यान देना, इस शब्द की बात कर रहा हूं, जैव विविधता शब्द किसने दिया? एडवर्ड विल्सन। ध्यान देना, एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक ने 1885 में इस शब्द को प्रयोग किया था, प्रतिपादित किया था या दिया था। तो जैव विविधता होती कितने प्रकार की है? तो आप जहां भी अध्ययन करेंगे प्रमुख रूप से 3 प्रकार की जैव विविधता पढ़ाई जाती है, लिखाई जाती है, बताई जाती है। यहां साथियों आपके साथ में 4 प्रकार की जैव विविधता साझा करूंगा। सबसे पहली जैव विविधता का मैं नाम लिखता हूं साथियों यहां पर, फर्स्ट नंबर आनुवांशिक। कौन सी? आनुवांशिक। आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता। दूसरी जैव विविधता की अगर मैं बात करूं तो पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय जैव विविधता। क्या कहेंगे? पर्यावरणीय। पर्यावरणीय या फिर कह दिया जाए पारिस्थितिकीय। पारिस्थितिकीय। पारिस्थितिकीय जैव विविधता। जैव विविधता साथियों, पारिस्थितिकीय जैव विविधता। तीसरी जैव विविधता की अगर मैं बात करूं इसी क्रम में तो वंशीय जैव विविधता और चौथी जातीय जैव विविधता। तो यहां पर साथियों वंशीय जैव विविधता। जैव विविधता और उसके अलावा चौथे नंबर पे जातीय जैव विविधता। जातीय जैव विविधता। इस तरह से साथियों जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। भारत विषम जलवायु वाला देश है। विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न जातियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जलवायु में पाई जाती हैं। वहां के लिए अनुकूलित है, उनका खान पान, रहन सहन, वास स्थान जो जहां के लिए अनुकूलित है वहां रह रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जैव विविधता जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता। इस शब्द को एडवर्ड विल्सन 1885 में दिया था। ये 4 प्रकार की होती है। आनुवांशिक जैव विविधता यानी आनुवांशिक गुणों के कारण उत्पन्न होती है। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी जैव विविधता, किसी विशेष पर्यावरण में उत्पन्न होने वाली जैव विविधता, या वंशीय जैव विविधता और जातीय जैव विविधता। वंश और जाति मीन्स उत्पन्न होने वाली विविधता, इस प्रकार से वंशीय जातीय जैव विविधता कहलाती है। तो साथियों आज का ये पार्ट 2 का वीडियो यहीं तक था। और साथियों नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा वो होगा जीवों का नामकरण। मैं यहां लिख देता हूं कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा लग्जरी, शानदार, जानदार। क्या होगा? नामकरण की पद्धति जीवों के, द्विनाम पद्धति, कैरोलस लिनियस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से। तो साथियों निश्चित रूप से आप लगे रहें, अपने कर्म को करते रहें और जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। तो साथियों नेक्स्ट टॉपिक नए अंदाज में लेकर के आपसे सभी से पुनः मिलता हूं 3rd पार्ट में। तब तक के लिए भी सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं।